Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am back. So, can you guys hear me? We are just starting. Okay, okay, okay. Can you guys hear me now? Great, that's great. Okay, Ji, let's start. Finally, everything has been set up successfully. I hope you guys can hear me properly. You guys can see the screen. अब हम start करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो भाई सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज मलाइका वसीम एंड आई एम MBBS स्टूडेंट एट डाउ मेडिकल कॉलेज. इसके अलावा आई वुड लाइक यू गाइज टू नो दैट आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2021 on YouTube, on site, online. इसके अलावा पिछले 1 साल तो हमने सक्सेसफुली प्री मेड पे भी पढ़ाया. This is the second thing you should know about. The third thing is that I will be your biology instructor for this cohort, that is Ibtida AMDCAT cohort for 2025. Okay? These are the three things about me that you should know. अच्छा जी, अब ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन. अब दिस इज द बायोलॉजी डेमो क्लास फॉर इब्तिदा एमडीकेट एंड हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमो. बट बिफोर स्टार्टिंग देयर इज समथिंग दैट आई वांट यू टू नो. पहली बात, माय क्लासेस आर वेरी इंटरेक्टिव. मैं आपकी चैट हर वक्त नहीं देख रही होंगी, मैनेजर जरूर देख रहे हैं, लेकिन वट एवर द इशू यू फेस आप मैनेजर को फौरन बता सकते हो. द सेकेंड थिंग, सवाल का जवाब फौरन देना, वरना भाई मुझे बहुत जो है ना अच्छा नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ अगर मुझे जवाब ना मिले मेरी बातों का, सवालों का. ठीक है. द थर्ड थिंग इज कि हम आपको भी इंट्रोडक्शन का मौका देंगे जब हमारा कोहोर्ट की पहली ऑफिशियल क्लास होगी. अभी दिस इज अ डेमो क्लास, तो अभी तुम लोगों को सिर्फ मेरी सुननी पड़ेगी, अपनी उस वक्त बोलना जब हमारी ऑफिशियल फर्स्ट क्लास होगी. ठीक है. अच्छा, सो भाई हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से. और फर्स्ट थिंग, मैं आपको थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ. मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बारे में आपको क्या क्या बातें एमटीकेट बायोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए. लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स. सही है. तो फर्स्ट थिंग इज कि पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो करेंगे हम बायोलॉजी के लिए. कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे हम बायोलॉजी के लिए पीएमडीसी का? अभी तक जो सिलेबस पीएमसी ने दिया था 2024 में, कौन से साल में? 2024 में. अभी हम वो फॉलो करेंगे अंटिल वी गेट अ सिलेबस जो कि 2025 का. भाई चांसेस हैं, सुनने में आ रहा है कि मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हम तो ऑलरेडी 2024 का फॉलो कर रहे हैं. और अगर मिल जाता है तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे. राइट नाउ वी आर गोना फॉलो व्हाट? वी आर गोना फॉलो पीएमडीसी का 2024 का सिलेबस. ठीक है. इस सिलेबस के मुताबिक बायोलॉजी के सेक्शन में यू आर गोना फाइंड हाउ मेनी चैप्टर्स? यू आर गोना फाइंड 13 चैप्टर्स. उन्हें चैप्टर्स कहो, उन्हें टॉपिक्स कहो, वट एवर यू लाइक. ठीक है. इन 13 चैप्टर्स में से आपके एमटीकेट में आएंगे 68 एमसीक्यूज. वल्लाही 68 इज अ ह्यूज नंबर. और 68 एमसीक्यूज आपको पढ़ेंगे 68 मार्क्स के. अब ये बात जानना क्यों जरूरी है? आपको ग्रेजुअली इस बात का पता चलेगा. हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का है. तुमने एक भी एमसीक्यू गलत किया, तुम्हारा 1 मार्क्स चला गया. और 1 मार्क्स जाने से मेरिट लिस्ट पे बहुत नीचे आ जाता है बंदा. मुझसे पूछो. ठीक है. हम लोगों ने ये सब फेस किया है. 1 मार्क्स ज्यादा होने से आप बहुत ऊपर चले जाते हो, 1 मार्क्स कम होने से आप बहुत नीचे भी आ जाते हो. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गई हमारे सिलेबस के बारे में कुछ बातें. तो इस वाले फिगर से ना, 13 फिगर से आपको और 68 फिगर से आपको एक बात समझ में आ रही हो कि अगर आप अकल वाले बंदे हो, वो ये बात है कि हमारे पास बायोलॉजी का जो पोर्शन है आपके एमडीकेट में, दिस इज अ मेजर पार्ट. ऐसा है कि नहीं? मतलब अकल वाली बात है ना कि 68 एमसीक्यूज
200 में से 68 सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पार्ट, मेजर पार्ट ही बायोलॉजी का है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, अजीब सी बात बायोलॉजी के बारे में ये है कि ये आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है ना, और ये इसमें इतना कोई दिमाग नहीं लगाने, फिजिक्स और क्या कहते हैं उसको, केमिस्ट्री की तरह। तो आप कहोगे कि चांसेस जो हैं, किसके चांसेस, ओह माय गॉड, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी वेयर ग्लास। तो क्या बात कर रहे हैं हम, चांसेस, किस चीज के चांसेस, गलती के चांसेस ना, खता करने के जो चांसेस हैं ऑफ मिस्टेक, वो बहुत कम होते हैं। क्यों, वजह क्या है उसकी, एक तो तुम्हारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, और दूसरी क्या वजह है, दूसरी वजह ये है कि भाई इसमें आपको रट्टे लगाने वाली वाली चीजें होती हैं, मेजर पार्ट है, चांसेस ऑफ मिस्टेक बहुत कम है। एंड द थर्ड थिंग दैट वन शुड नो इज, इसमें तीन चीजें हैं। बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए हम तीन चीजों का सहारा लेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजदीक कॉन्सेप्ट्स है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजदीक रीडिंग है, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजदीक मेमोराइजेशन है। अगर आप बच्चों, अगर आप बायोलॉजी के सेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट्स में गुड हो, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपकी रीड करने की पावर अच्छी है, यू आर गुड एट रीडिंग, या यू नो हाउ टू रीड, या यू हैव रेड योर सिलेबस और फिर बुक और मेमोराइज कर सकते हो अच्छे से, तो आप बायोलॉजी में 68 मार्क्स इंशाल्लाह आसानी से ले पाओगे। ठीक है, तो क्या कहा हमने, मेजर पार्ट है बायोलॉजी, इसलिए आंखें, दिमाग, कान सारे ढक्कन खोलकर दिमाग के हमें पढ़ना होगा। ठीक हो गई बात, ये तो हो गया हमारे पास कुछ हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम ये बात कर लेते हैं बच्चों कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। जैसे हर सीरियल किलर के कत्ल करने का तरीका होता है ना, इसी तरीके से हमारे कत्ल करने का तरीका क्या होगा, उसको मैं नाम दे रही हूँ कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा पढ़ाई का प्लान क्या होगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, तो मैं सारे स्टेप्स लिखूंगी पहले और फिर हम उनको बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि कोई भी टॉपिक चूज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल चूज किया, मैं सेल पढ़ना चाह रही हूँ, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरा पहला काम क्या होगा, आई विल गो थ्रू सिलेबस, आई विल गो थ्रू व्हाट, पीएमडीसी का जो सिलेबस है, आई विल गो थ्रू दैट सिलेबस। ठीक है, उस सिलेबस को खोलूंगी और उससे गो थ्रू करूंगी, हर टॉपिक को पढ़ूंगी जो जो टॉपिक उस सिलेबस में लिखे हुए हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस, मैं उसका कोई अच्छा सा लेक्चर लूं। ठीक है, अब लेक्चर लेते हुए ये बात ख्याल रख लेना कि कोई जो टीचर है लेक्चर जो दे रहा है वो एमडी कैट के प्रोसेस से गुजरा हो, या उसे एमडी कैट का सिलेबस अच्छे से पता हो। ठीक है, वरना बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो तुम किसी भी ट्यूशन वाली बाजी से लो एमडी कैट, लेकिन ऐसा नहीं होता। एमडी कैट के लिए जो टीचर है उसका एमडी कैट के सिलेबस को जानना जरूरी है। आफ्टर टेकिंग द लेक्चर, और मेरी बात करो तो आफ्टर गिविंग यू द लेक्चर, हम साथ साथ ही लेक्चर के नोट्स बनाएंगे, तो उसे मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। आपने सिलेबस में से कोई भी चैप्टर चूज किया, आपने उसके लेक्चर लिया, साथ में नोट्स बनाए या नहीं भी बनाए तो मैं जो नोट्स बना रही हूँ मैं सेंड कर दूंगी, और उसके बाद लेक्चर लेने के बाद आप दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाओगे और देखोगे कि आपका जो सिलेबस है वो सही से कवर हुआ है या नहीं। थर्ड स्टेप आएगा आपका रीडिंग। बच्चों ये जो स्टेप्स है ना वो बकवास लग रहे होंगे, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको लेके हर चैप्टर की तैयारी करोगे तो एंड में इसी तरह से आपके बहुत आसानी से 13 चैप्टर्स निकल जाएंगे। थर्ड काम आपने करना है, उस चैप्टर को जब लेक्चर ले चुके हो तो रीड करना है। अब रीड कहाँ से करना है, सबसे पहले अपने बोर्ड की बुक से। आप फेडरल के हो, आप सिंध के हो, आप पंजाब के हो, अपने बोर्ड की बुक शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आफ्टर अपने बोर्ड की बुक, आपने फेडरल बोर्ड की बुक को गो थ्रू करना है। सही है, सिंध वाले बच्चों को फेडरल की बुक गो थ्रू करने में बड़ी आसानी होगी, पता है क्यों, क्योंकि सिंध की जो न्यू बुक्स आई है ना वो फेडरल वाले पैटर्न पे ही बनी हुई है। सही है, तो रीडिंग कौन सी बुक, आप कोई ये सवाल ना करें कौन से बोर्ड की बुक रीड करनी है, मैंने तुम्हें बता दिया, बायोलॉजी के लिए पहले अपने बोर्ड की बुक और फिर फेडरल की। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज, अब ये नहीं बोलना कि भाई एमडी कैट तो प्रोविंशियल होता है, ये होता है, ये होता है, वो होता है। नो, वी आर नॉट कंसर्न विद दोज थिंग्स राइट नाउ, हमें अभी ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, द फोर्थ थिंग दैट वी विल डू इज कि हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। अब सॉल्व करना है एमसीक्यूज, ये बात अभी अगेन तुम लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कहाँ फजूल बातें चल रही हैं या बोरिंग बातें चल रही हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इस एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको वेबसाइट जो जिसका एक्सेस प्रोबेबली मिल जाएगा या मिल गया होगा premed.pk की वेबसाइट का, उस पे से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और अभी आपको लगेगा कि लाइक पब्लिसिटी चल रही है, लेकिन पब्लिसिटी के अलावा अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट। इस वेबसाइट के जरिए से यू विल बी एबल टू लाइक प्रिपेयर वेरी, मतलब मैं क्या कहूँ, बेस्ट तैयारी हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम हर चैप्टर पढ़ने के बाद वेबसाइट पे जाके एमसीक्यू सॉल्व करते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो। फिफ्थ थिंग इज, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने भाई सिलेबस पढ़ा, उसका लेक्चर बनाया, रीडिंग की, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व किए। अब 5वें नंबर पे जो बच्चे भूल जाते हैं ना, कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टेस्ट। आइदर वो टेस्ट हम आपका कंडक्ट करेंगे इब्तदा कोहोर्ट में, या वो टेस्ट आप अपना खुद ही प्रीमेड की वेबसाइट पे टेस्ट मोड में जाके दे सकते हो। सही है, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाहिर है तुम टेस्ट दोगे, फरिश्ते तो हो नहीं जो कोई मिस्टेक कमिट ना हो, ऑब्वियसली मिस्टेक्स कमिट होंगी, है ना। तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने क्या नहीं करना, सबसे पहले तो आपने टेस्ट देने के बाद ना घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इंसान हो और आपसे मिस्टेक्स होंगी, और आप एक आम इंसान हो, ठीक है। आम इंसान से मिस्टेक होती है, उसकी इंसानियत का सबूत है। मिस्टेक्स को टैकल करना आना चाहिए। हम एंड में जो आखिरी बिल्कुल हमारा स्टेप होगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, वो होगा हम मिस्टेक्स को रिव्यू करेंगे। सही है। अब मिस्टेक्स को जब रिव्यू करेंगे हमें पता चलेगा, अच्छा भाई मैंने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, आइंदा मुझे ये गलती नहीं करनी। और याद भी नहीं रहेगा भाई, अक्सर ऐसा होता है बंदा इंसान अपनी गलतियां रिपीट कर रहा होता है। तो तुमने कैसे बाकी इंसानों से अलग होना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, आपने मिस्टेक जर्नल नामी एक चीज बनानी है, जिसकी बात हम कोहोर्ट में इंशाल्लाह एज वी गो, लाइक एज वी गो हम उसकी बात साथ साथ करते रहेंगे। अभी फिलहाल अपना इतना याद रख, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर की तैयारी करने का बायोलॉजी में क्या तरीका होता है, काम करने का तरीका, कत्ल करने का तरीका क्या है हमारा, go through the syllabus. First point is what? Go through syllabus for that chapter. Then lecture बना लो, notes बनाने बनाओ। Notes is very optional point, right? उसके बाद फर्स्ट स्टेप पे जाके देखो लेक्चर या नोट से सारी चीजें कवर हो रही हैं। देन कम टू थर्ड पॉइंट, दैट इज रीड दैट चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम बुक, देन फ्रॉम फेडरल बोर्ड की बुक। फोर्थ पे सॉल्व करो एमसीक्यूज फ्रॉम योर वेबसाइट। फिफ्थ पे टेस्ट दो, टेस्ट के बाद घबराना नहीं है, मिस्टेक्स रिव्यू करो, मिस्टेक जर्नल बनाओ, जिसके बाद हम आगे जाके करेंगे मिस्टेक जर्नल की बात में एज वी गो टू आवर फर्स्ट ऑफिशियल क्लास। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी, ये हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। अच्छा, आई होप इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ना आई एम लाइक वी आर हैविंग बहुत कम टाइम, उसी टाइम में हमें पढ़ना भी है, आपको डेमो भी देना है। तो मैं अभी हर किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस जैसे शुरू होंगी तो फिर हम कोशिश करेंगे आपको भी बोलने का मौका दें ठीक है। आपकी कुव्वते गोई हम जब्त नहीं करेंगे, है ना, यही होगा। जब्त नहीं करेंगे जब हम अपनी ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो ताकि मैं अभी पढ़ा लूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम पढ़ते कैसे हैं, तरीका क्या। अच्छा भाई, अब आज के लिए आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दैट पॉइंट और नॉट, लेकिन हमने आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है ना, वो सबका फेवरेट है अब मुझे लाइक आई डोंट नो हाउ टू से दिस, लेकिन सबका फेवरेट इन अ सेंस कि वो बायो एनर्जेटिक्स है। फेवरेट इन अ सेंस कि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को, मतलब 50 नहीं 70% बच्चों को ये चैप्टर बहुत बकवास लगता है। बकवास से आई मीन दिस इज वेरी हार्ड, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दिस चैप्टर इज कॉन्सेप्चुअल। इसमें आपको बहुत 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 आंखें कान नाक ढक्कन सारे खोल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स। ओके, कहाँ थे हम, हाँ जी, बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लिए
क्या करने वाले हैं हम, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ डेमो लेक्चर तो हम सारे स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेबस से गो थ्रू कर रहे हैं। अब अपने अपने मोबाइल फोन्स में आप लोग पीएमडीसी की वेबसाइट से ये सिलेबस डाउनलोड कर लो। अभी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी के लिए मैं बोल रही हूँ, जो जो बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक उन्होंने लिखे हुए हैं, अभी मैं वो आपको ओरली बता रही हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, या सिलेबस पे अपने अपने मोबाइल पे खोल के देख लो। तो आई एम जस्ट रीडिंग दिस फ्रॉम सिलेबस, जो आपका पीएमडीसी की वेबसाइट पे सिलेबस मौजूद है, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, यानी सिलेबस में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक दैट दे से इंक्लूडेड है, वो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थर्ड टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। फोर्थ लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस। फिफ्थ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सिक्स्थ what is this, photosynthesis. Seventh, production of ATP. And eighth, role of light, water, carbon dioxide and factors affecting photosynthesis. कमोबेश ये पूरा ही चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, सिलेबस कितनी बार रीड करना है, एक बार बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एंड एक बार आफ्टर द लेक्चर। आफ्टर लेक्चर मैं इतना आपको लिख के दे सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आफ्टर लेक्चर व्हेन यू विल गो टू रीड दैट सिलेबस अगेन, तो तुम्हें 100% बातें आती होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली इस लेक्चर में नहीं, लेकिन हमारे लेक्चर्स के बाद, सही है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, हमें स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस में। ये बात जरूर याद रखो कि सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट सीक्वेंस, हम अपनी मर्जी की सीक्वेंस फॉलो करेंगे, और सिलेबस इज जस्ट अ गाइड। हमें पता चल जाए, वो एक चेकलिस्ट है। सिलेबस क्या है, एक चेकलिस्ट है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वी आर सपोज टू डू दीज थिंग्स। सही है ना, समझ रहे हो गया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड वट एवर आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा लेक्चर, ताकि आपको एक डेमो टाइप की चीज मिल जाए, डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई बायो एनर्जेटिक्स, सबसे पहली बात यू शुड नो कि ये 70% जो है इसमें कॉन्सेप्ट्स है, 70% कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें रीडिंग ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे। बायो एनर्जेटिक्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट ले लोगे, रीडिंग में आसानी होगी, हमारी स्ट्रेटेजी के बाकी प्लान्स में आसानी होगी। अगर आप देखो वर्ड बायो एनर्जेटिक्स, तो हम देखेंगे कि वर्ड बायो एनर्जेटिक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, बायो और दूसरा वर्ड क्या है, एनर्जेटिक्स। अब बायो मीन्स क्या होता है, बायो का मतलब ऑब्वियसली हम सबको पता है, बायो का मतलब है लाइफ। एंड व्हाट डज एनर्जेटिक मीन, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एनर्जी रिलेटेड थिंग्स आर समथिंग दैट वी कॉल that we deal with under the heading of energetics. अब एनर्जी रिलेटेड जब मैं टर्म यूज करती हूँ ना, तो मेरा क्या मतलब होता है, मेरा मतलब होता है कि मैं एनर्जी के साथ 3 चीजें कर लूं। एनर्जी क्या है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं बोरिंग बातें बिल्कुल नहीं करूंगी। फिजिक्स में पढ़ा है, कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी, पता है ना ये बात। तो एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क। एनर्जी के साथ 3 चीजें करने को हम कह रहे होते हैं हमारा बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहली चीज जो हम एनर्जी के साथ करेंगे वो होगा कैप्चरिंग द एनर्जी। दूसरी, मैं एक एक स्टेप समझाऊंगी, अभी सिर्फ लेते जाओ कॉन्सेप्ट्स को, और बाद में हम इनको असेंबल कर रहे होंगे। द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोना डू विद दैट एनर्जी इज टू कन्वर्ट टू व्हाट, कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैं एग्जांपल दूंगी, अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ। थर्ड थिंग इज हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो एनर्जी रिलेटेड का मतलब एनर्जी को कैप्चर करना, कन्वर्ट करना और यूटिलाइज करना। तो अब एक रफ सा आइडिया तुम्हें मिल रहा होगा, बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं। बायो एनर्जेटिक्स में हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनर्जी रिलेटेड प्रोसेसेस, जिसमें हम सीखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को कैसे कैप्चर करते हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं टू डू डिफरेंट वर्क्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे तो होते नहीं है, मतलब हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं गुजारते, है ना।
उन्हें काम करना है, उन्हें एक्सरसाइज करनी है, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू गो टू योर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ऐसा ही है। इसी के अलावा कुछ उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, उन्हें रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत सारे प्रोसीजर, ऑलमोस्ट एवरी प्रोसीजर इज डिपेंडेंट ऑन दिस एटीपी, डिपेंडेंट ऑन दिस एनर्जी, राइट? सो एनर्जी रिलेटेड प्रोसीजर्स आर स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। ठीक हो गई? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो। या सही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे बायोएनर्जेटिक्स को। ये तो इसके वर्ड्स को हमने इसके वर्ड्स को खोल के देख लिया, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे बायोएनर्जेटिक्स को, वेट व्हाट इज दिस, या सो वी स्टडी ऑफ एनर्जी related processes of living organism। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उन प्रोसेसेस को हम पढ़ रहे होते हैं बायोएनर्जेटिक्स में। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्लांट्स की। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो प्लांट्स को हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लांट है तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है, उसमें बायोएनर्जेटिक्स कैसे पढ़ा जा रहा है। आई एम यूजिंग दिस कलर फॉर प्लांट्स की बातें, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट प्लांट्स विल डू ऑब्वियसली इज कैप्चर सनलाइट। सुनते जाओ, कैप्चर सनलाइट। अब सनलाइट में जो एनर्जी है वो प्रेजेंट है कौन सी फॉर्म में, वो प्रेजेंट है लाइट एनर्जी की फॉर्म में। आफ्टर कैप्चरिंग दिस सनलाइट, प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सनलाइट में मौजूद लाइट एनर्जी को टू केमिकल एनर्जी, और फिर इस केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। केमिकल एनर्जी इज देन स्टोर्ड, ठीक है। बायोएनर्जेटिक्स का मतलब पढ़ रहे हैं हम। आफ्टर स्टोरिंग दिस केमिकल एनर्जी, फिर हम उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में और उसे इस्तेमाल करते हैं। केमिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी वगैरह। और साथ में फिर दिस एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स की जो एनर्जी आपने बनाई है, इसको यूज किया जाएगा। तो अगर तुम देखो, हमने सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायोएनर्जेटिक्स का ओवरव्यू लिया, तो आ गई ना वो तीनों टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स आ गई? इफ यू नोटिस हियर, तो आपको सबसे पहले कौन सी टर्म मिल गई? आपको क्या मिल गया? सबसे पहले आपको मिल गया बायोएनर्जेटिक्स के तीन में से कैप्चरिंग, राइट? कैप्चरिंग मिल गई। कैप्चरिंग के बाद कन्वर्जन, कन्वर्जन भी मिल गई। यही बात की थी ना हमने, कैप्चरिंग, कन्वर्जन एंड यूटिलाइजेशन, यूज करना भी मिल गया। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, आफ्टर दैट कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर यूज कर रहे हैं। अब कुछ हमारे जैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो प्लांट्स की बात थी ना। अगर मैं अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या चल रहा है, वो कैप्चरिंग वाला स्टेप खा जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग? कैप्चर नहीं करते एनर्जी को, जस्ट कन्वर्ट करते हैं और फिर यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट थिंग थी दैट आई थॉट कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ना डायरेक्ट बायोएनर्जेटिक्स की मुश्किल बातों से शुरू करते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं होती ये बात। सही है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली बायोएनर्जेटिक्स की बेसिस की। यहाँ मुझे एक और पॉइंट लिखने की इजाजत दो। वो पॉइंट ये है कि आपने फिजिक्स जैसी बोरिंग चीज में, फिजिक्स में आपने पढ़ा है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के आपने, एनर्जी वाले टॉपिक में आई एम वेरी श्योर कि आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे। अब क्योंकि बायोएनर्जेटिक्स में हम एनर्जी रिलेटेड प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि एनर्जी फॉलो करती है लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो भी जिसने भी दिए, जैसे भी दिया, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आप बस इतना याद रखो कि हम बायो एनर्जेटिक्स में जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे, वो तमाम प्रोसीजर्स लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे कर रहे होंगे। क्यों ओबे कर रहे होंगे? बीइंग एनर्जी, हम एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, एनर्जी को कैप्चर करना, यूटिलाइज करना, कन्वर्ट करना, तो अल्टीमेटली वो जाएगी बात फिजिक्स पे। थर्मोडायनामिक्स के रूल्स फॉलो होंगे, वो ओबे होंगे। तो अब जल्दी से हम अपनी आखिरी डेफिनेशन बायोएनर्जेटिक्स की कर लेते हैं। मतलब आपसे कोई पूछे, मुझे लंबी नहीं करो, मुझे शॉर्ट में बताओ, व्हाट इज वन लाइन, वन सेंटेंस दैट आई कैन यूज टू एक्सप्लेन बायोएनर्जेटिक्स टू एनीवन। आपने उसको ना ये वाली लाइन रट के सुना देनी है, और ये वाली लाइन रटी भी होनी भी चाहिए।
क्वांटिटेटिव, मैं एक एक वर्ड समझाती हूँ इसका। क्वांटिटेटिव स्टडी बायोएनर्जेटिक्स इज व्हाट? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। अब तुम्हें ना इस डेफिनेशन से कुछ बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात, वर्ड क्वांटिटेटिव से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस बायोएनर्जेटिक्स की स्टडी में, इस चैप्टर में क्वांटिटी भी पढ़ेंगे, भाई कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, कितनी कहाँ जा रही है। तो क्वांटिटी मतलब कि मिकदार भी पढ़ रहे होंगे हम। क्वांटिटेटिव स्टडी है ये एनर्जी रिलेशनशिप्स की। अब एनर्जी रिलेशनशिप से क्या मुराद है? वही तीन काम, कैप्चर, कन्वर्ट एंड यूटिलाइज। सीसीयू इज द एनर्जी रिलेशनशिप के अंदर पढ़ी जाने वाली बात, ठीक है। ये हो गई हमारे पास दो बातें जो करना जरूरी थी। अब जो थर्ड बात है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर मैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखूं ना, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैसे तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन दो मेन प्रोसीजर्स हैं जो हम इस लेवल पे पढ़ेंगे। दो मेन प्रोसीजर्स जिन्हें हम बायोएनर्जेटिक्स की हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं। नंबर वन प्रोसीजर इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इस चैप्टर में हम दो मेजर प्रोसेसेस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड वन इज समथिंग दैट वी कॉल फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट आर वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर? दो मेन प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन कौन से? रिपीट आफ्टर मी। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और साथ में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो डिटेल में, लेकिन जरा इन दोनों का थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लेते हैं। ओवरव्यू के बच्चों एक बात बताओ, ज्यादातर टीचर्स को तुम लोग देखोगे ना, ज्यादातर टीचर्स क्या करेंगे? बायोएनर्जेटिक्स का एक लाइन बताएंगे, बायो का मतलब लाइव, एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलेटेड, और उसके बाद डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस पे मूव कर जाएंगे। बिलीव मी, 50% से 70% टीचर्स यही काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना आपकी इंफॉर्मेशन को पुराने लेवल से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज यू नो इंटरेस्ट अपना यहीं पे रखना, अपनी कंसंट्रेशन यहीं पे रखना, ठीक है। अब जरा हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में वो बात करते हैं जो हम बचपन से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में बचपन से तुम एक बात जानते हो कि फोटोसिंथेसिस इज समथिंग जो प्लांट्स में होती है और एनिमल्स के अंदर नहीं होती। अब और तुम फिर और लेवल्स पे तुमने ये भी पढ़ा, एल्गाई में भी होती है और फंगाई में भी होती है। हमने ये सीख लिया कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग, नॉट अकरिंग इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तमाम के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। दूसरी बात, मेजर आइडिया ये है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है फोटोसिंथेसिस के? बचपन में क्या पढ़ते आए हो भाई? सॉइल होती है टीचर, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इससे मिलकर हमारे पास जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? मैं भी तुमसे पूछूंगी, आधे बच्चे कहेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, एंड यस इट इज ट्रू। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉइल, और बनाते हैं अब प्लांट्स अपने लिए खाना, ठीक है। प्लांट्स हो, फंगस हो, एल्गाई हो, अपने लिए खाना यानी कि ग्लूकोज। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ ना डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो आप कहोगे रॉ मटेरियल से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वाटर आ जाती है, सॉइल आ जाता है, इनको यूटिलाइज करके बनाना व्हाट? ग्लूकोज। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपसे रेस्पिरेशन पूछूं कि इसमें क्या होता था, अब पहली बात तो मैं एक और कॉन्सेप्ट आगे जाके क्लियर करूंगी कि रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। और यहाँ जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो रेस्पिरेशन नहीं है, आई शुड ऐड द वर्ड सेलुलर रेस्पिरेशन हियर, राइट। दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में द नंबर वन थिंग दैट यू नो इज कि सब में हो रही है। दूसरी बात है कि इसमें हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल्स। और ग्लूकोज, अब ये जो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज आ रही है, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस से भी आ सकती है ना। फोटोसिंथेसिस के कैसे आ सकती है भाई? आपने सब्जी खाई, योर मदर मेड वेजिटेबल, सब्जी खाई तुमने, उसमें ग्लूकोज थी, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में गई, तुम्हारे सेल में पहुंची, सेल ने उस ग्लूकोज के साथ क्या करना है? सेल ने उस ग्लूकोज को रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करना है। तो एक लाइन में रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन, आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट नीचे जाकर। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को इस्तेमाल करके हम अपने लिए एनर्जी बनाते हैं।
यही वजह है, कहा जाता है कि सब्जियां खाने से एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि सब्जियों में ऑब्वियसली प्लांट्स जो भी चीज बना रहे हैं उनमें ग्लूकोज है, हमने वो ली, ग्लूकोज हमारे अंदर गई, फिर उससे एटीपी बना, और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये थी वो बच्चों वाली बातें जो तुम्हें ऑलरेडी पता थी, मैंने तुम्हें कोई नई बात नहीं बताई। अगर किसी को ये भी नहीं पता था तो नेचर से अपने आप को चमाटा लगाओ, ये पता होना चाहिए था ऑलरेडी। ठीक है, खैर, वी आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन, क्योंकि हम सब यहाँ पे सीखने आए हैं। अब ये तो हो गया भाई, ये तो हमने छोटी मोटी बातें कर ली। अब जरा एक और छोटी मोटी बात कर लेते हैं, और वो बात है कि टीचर आप बोलती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन दैट आई एम थिंकिंग। 50 बच्चों के दिमाग में ये बात होगी इस वक्त कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमारा व्हाट, सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना है। नो, cellular respiration is not that. Let me clear your concept. Give me that opportunity. तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम ना आज जो 2 प्रोसेसेस है ना बच्चों, उनमें से हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, और जो दूसरा प्रोसेस है क्या कहते हैं उसे, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, वो हम अपने एज वी गो अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब कहानी सुनो, कहानी शुरू आपकी कहाँ से होती है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपकी बॉडी में 2 सिस्टम्स हैं, एक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आपके लंग्स हैं, नोज है और वगैरह वगैरह चीजें। रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता ये है कि आपके पास इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन आती है, कहाँ आती है? आपके लंग्स में आती है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि ये बायोएनर्जेटिक में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं पता होगा ना तो आगे की सारी बातें बोरिंग और मुश्किल लगेंगी। ये ऑक्सीजन क्या कर रही है? ये आपके लंग्स में आ रही है, लंग्स में से ये आपके ब्लड में जाती है, और ब्लड क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर देता है, ट्रांसपोर्टर है, तो इस ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट कर देता है आपके हर सेल में। समझ रहे हो ना? अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पहुंच गई? तुम्हारे सेल में। दूसरा एक और भी सिस्टम है जिसे हम प्यार से कह रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और गुस्से से भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही कह रहे होते हैं। इस सिस्टम का जो क्रक्स है वो ये है कि आप खाना लेते हो, whatever you take, वो खाना अंदर जाता है, कार्ब्स हैं। खाने में क्या क्या है भाई? खाने में अगर मैं बात करूं, कुछ मैं साइड बातें भी बता रही हूँ जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। खाने में कार्ब्स हैं, हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में इन चीजों को पढ़ रहे होंगे बाय द वे। एक हमारे पास खाने में फैट्स हैं, और बताओ, और तीसरी चीज क्या होती है? मतलब प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, ऐसे ही है ना। ये 4 मेन बायोमोलिक्यूल्स है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। होता ये है बच्चों कि फूड में मौजूद ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। अब तुम बोलोगे भाई तुमने टीचर आपने प्रोटीन का नाम क्यों नहीं लिया, न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों नहीं लिया? मेरी मर्जी? नो, मेरी मर्जी नहीं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड आर नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा मतलब मोटा मोटा देखो तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का काम ग्रोथ में होता है। कार्ब्स और फैट्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका काम एनर्जी में होता है। अब कोई अकल वाला बंदा होगा तो वो मुझे ये बताएगा कि टीचर क्योंकि कार्ब्स और फैट्स का काम एनर्जी में होता है तो हम इस चैप्टर में सिर्फ कार्ब्स की ही बात कर रहे होंगे, है ना? तो हम क्या करें, फूड में प्रोटीन भी है, फूड में न्यूक्लिक एसिड भी है, फूड में कार्ब्स भी है, फूड में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट सब कुछ है। लेकिन मैं क्यों कार्ब्स की बात कर रही हूँ? क्योंकि कार्ब्स एंड फैट्स आर एसोसिएटेड विद एनर्जी रिलेटेड प्रोसीजर्स। आई बात समझ में? खुल रहा है ना इस तरह से दिमाग? घबराना नहीं है आपने सबसे पहले तो। अब क्या होगा, अब इससे भी मजे की चीज होगी। ये जो ग्लूकोज है जाहिर है आपके पास कहाँ, मतलब पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब आपका गट कह लो, आपका जीआईटी कह लो, इस गट से वो एब्सॉर्ब होके आपके ब्लड में पहुंचता है। और ब्लड क्योंकि से ब्लड हर जगह घूम रहा है ना, एक जगह नहीं टिक रहा, तो ब्लड से ये पहुंच जाता है आपके किधर पे? सेल्स पे। अब तुमने नोटिस किया कुछ सेल में क्या क्या चीजें पहुंच रही हैं? सेल में आपके पास कौन सी 2 चीजें पहुंच रही हैं? एक आपका पहुंच रहा है व्हाट यू कॉल द कार्बन डाइऑक्साइड, ओ सॉरी ऑक्सीजन, और दूसरा पहुंच रहा है आपका ग्लूकोज। अब भाई इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके मैं सेल के अंदर करूंगी सेलुलर रेस्पिरेशन।
समझ में आई बात? कुछ थोड़ा सा दिमाग खुला? सेलुलर रेस्पिरेशन इज नॉट कि आपने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजी, नो, दिस इज रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर पड़ी जाती है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आने वाली ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाली ग्लूकोज को कैसे इस्तेमाल करके सेलुलर रेस्पिरेशन की जाएगी। ठीक हो गई बात? आई होप ये आसान सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। अब ये तो बहुत बहुत तेरी मेरी साइड फूड की बातें हो गई। अब जरा डायरेक्ट बात पे आते हैं। डायरेक्ट बात का मेरा क्या मतलब है कि हम बात करेंगे अब, चलो कहानी शुरू हो गई। हमारा सेल आ गया, मैं यहाँ पे सेल बना देती हूँ, ठीक है। ये भी जो भी चीज है ना मेरे पास, ये हो रही है, तुम समझ लो कि ये सेल है मेरा। तो एक तो सेल में ग्लूकोज आ गई है, और सेल में दूसरी चीज क्या आ गई है बच्चों? सेल में ऑक्सीजन आ गई है। तो पहले हम जरा ग्लूकोज की कहानियां लिख लेते हैं, सही है? तो आई एम गोना राइट ग्लूकोज हियर, राइट। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास पहुंच गया है ग्लूकोज सेल के अंदर। कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैं तुम्हें बता चुकी। जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है ना, सेल उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एक चीज में, जिस चीज को हम पाइरुवेट कहते हैं। क्यों करता है, कैसे करता है, सारी डिटेल पढ़ेंगे। अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तुम कहोगे ओवरव्यू में आपने 40 मिनट निकाल दिए, है ना? लेकिन देखो, कॉन्सेप्ट जितने आज क्लियर होंगे आपके इंशाल्लाह, वो आगे भी जाके होंगे, लेकिन आज से पहले इतना क्लियर ये कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ बच्चों में। कुछ बच्चों में अगेन, तुम अगर तुम्हें आता था ये बात तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू, लेकिन जिन्हें नहीं आता ये हम उन्हें बता रहे हैं। जैसे ही एक ग्लूकोज सेल में पहुंचेगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू पाइरुवेट। कैसे, कब, कहाँ, ये हम डिस्कस करते हैं। पाइरुवेट के बाद इसे कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइल कोए में। दिस इज जस्ट अ माइंड मैप गाइस, ये सेल की बाउंड्रीज है। एसिटाइल कोए इसको कन्वर्ट कर देगा आपकी प्यारी कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो तुम, अब देखो हर चीज रिलेटेड है, ये यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल से बाहर निकलेगी, ब्लड में जाएगी, और फिर पूरा उल्टा रास्ता फॉलो करते हुए लंग्स में जाएगी, और लंग्स से अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ठीक है? तो आपके अंदर कोई, अब तुम सोचो, मैं सांस अंदर लेता हूँ तो ऑक्सीजन लेता हूँ, चलो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। मैं सांस बाहर फेंकता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों फेंकता हूँ? इसलिए फेंकता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्री है। लिटरली every cell of your body is actually a factory of carbon dioxide which is making carbon dioxide। तो जो तुम्हारी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कोई खजाने नहीं है, पड़े हुए नहीं है अंदर खजाने। यू एक्चुअली आर मेकिंग इट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये कहाँ हो रही है? आपके सेल के अंदर हो रही है। ऐसा ही है ना बच्चों? अच्छा, अब जरा इसकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, मतलब बात करना तो मुझे बहुत पसंद है इसके बारे में। अच्छा, अब सेलुलर रेस्पिरेशन को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ प्रोसेसेस में। चलो, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाने का जो जो लाइक जो जो मेन आइडिया है ना, जो जो चीज, जो स्टेप, जो पार्ट सेलुलर रेस्पिरेशन का ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाता है ना, उसको हम कह रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस। हम बात करेंगे इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट मेकिंग अ माइंड मैप फॉर यू गाइस। हर चैप्टर से पहले कोशिश करेंगे इस तरह का बनाए। फिर पाइरुवेट से उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिटाइल कोए में, और इस स्टेप को मैं कह रही हूँ कुछ बीच की चीज। बीच की ना सेंस कि ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, ठीक है? ये नहीं होगा तो आगे की बात कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। फिर एसिटाइल कोए से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के प्रोसेस को मैं कहूंगी अपनी प्यारी जबान में क्रेब्स साइकिल। क्रैब वर्ड, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। हर प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, ठीक है? अच्छा, अब बच्चों होता क्यों है, हम मतलब मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इतने मुश्किल काम करने की? मतलब मुझे जरूरत ही क्या पड़ी थी कि मैं ग्लूकोज को कन्वर्ट करूं कार्बन डाइऑक्साइड में? मैंने ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास बन सके एटीपी। एटीपी इज व्हाट? एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का जो असल एनर्जी कंट्रोलर है ना, जैसे हम पाकिस्तान में रुपीस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें कुछ भी चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसी तरह आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन करवाना है, कोई काम करवाना है, जैसे पाकिस्तान में हर काम कैसे होता है? कोई भी काम करवाना है तुमने, कैसे होगा? पैसे से। ऐसे ही है ना? एम आई राइट?
आपकी बॉडी में कोई भी काम करवाना है तो आपको एटीपी चाहिए होगा। तो ग्लूकोज से अल्लाह के बंदो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का वाहिद रीजन ये था कि यू वांटेड एटीपी। ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान ना, यानी कि यू कैन से कि ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बनने के समय हुआ कुछ ऐसे कि दो चीजें और भी बन गई जो बज़ाहिर हमें बहुत बोरिंग लगेगी, NaDH2 और FADH2। ठीक है, इनके बारे में भी हम मजीद बात करेंगे, अभी इतना सोच लो। दो चीजें ना ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बनते हुए और भी बन गई हैं। अब ये चीजें जितनी फजूल लगती है ना उतनी फजूल है नहीं, बिकॉज आई विल convert this NaDH2 as well as this FADH2 into something called ATP। यानी अगर ये NaDH2 और FADH2 बन रहा है साथ में तो ये कोई फजूल चीज नहीं है, इसको मैं ATP बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी, उस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगी जिसमें मैं NaDH2 FADH2 को ATP बना रही हूँ? एनी आइडिया? उस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सही है। ये भी पार्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब तुम सोचो कि आपने मिस ग्लूकोज को तो इस्तेमाल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन का कहीं जिक्र नहीं किया। तो अल्लाह के बंदो, ये ऑक्सीजन जो है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? दिस ऑक्सीजन इज एक्चुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझ आया? तो आपके सेल में जो ऑक्सीजन पहुंची थी लंग्स के जरिए से, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होगी। ठीक है, सही है। तो ग्लूकोज भी इस्तेमाल कर लिया, ग्लूकोज से शुरू किया और ऑक्सीजन फोर्थ स्टेप में इस्तेमाल कर लिया। अब लेट मी हाईलाइट दोस क्या कहूं मैं इनको, स्टेप्स ऑफ योर सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा डार्क कलर ना इस्तेमाल कर लें ताकि तुम्हें बाद में रिवीजन में आसानी हो। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रिएक्शन, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड द Krebs साइकिल एंड द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये भाई फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है। मैं नोट्स कोशिश करूंगी कि ऐसे बनाऊं कि आप लोगों को रिवीजन में आसानी हो। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इवेंचुअली। ठीक है, अच्छा ये मत समझना कि ये एटीपी सेल की बाउंड्री से बाहर आ रहा है, ये सारा उसी के अंदर है, मेरे पास जगह खत्म हो गई थी। जस्ट लेटिंग यू नो इन केस कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ओवरव्यू। तो क्या कहते हो, अब हम लोग अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख लें? यानी अभी तक हमने सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट किया हुआ है लेकिन हमने उसको डिफाइन नहीं किया। तो अब क्योंकि हम इसकी बेसिक्स पता है तो आई थिंक वी कैन जस्ट गो एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ योर सेलुलर रेस्पिरेशन। गुड। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में, मतलब अब तुम लोग मुझे बताओ क्या किया है मैंने रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में हुआ क्या है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया? हमने क्या किया, हमने ब्रेक डाउन किया है किस चीज को? हमने ब्रेक डाउन किया है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके बनाया है क्या? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया टू सिंथेसाइज व्हाट? टू सिंथेसाइज एनर्जी करेंसी। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, एटीपी बनाया। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया किस चीज में? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एटीपी। दिस इज द लाइक द सिंपल मोस्ट डेफिनेशन ऑफ योर सेलुलर रेस्पिरेशन। सही है। अच्छा, अब ये एटीपी पे हमारी जनरल बॉडी के जितने भी रिएक्शन है उसमें इस्तेमाल हो जाएगी, ये तो बात तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब बच्चों कहानी सुनो, कहानी मतलब चलते रहो ना, मतलब सुनते रहो इन लोगों की बातें, बायोएनर्जेटिक्स वालों की। होता ये है कि जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, दिस सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। क्यों टू टाइप्स है बच्चों? अगर आपने देखा तो फोर्थ स्टेप में जाके हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल की, उससे पहले सारा काम कब चल रहा था? ग्लूकोज में। तुम लोग ये भी गिला कर सकते हो मिस आपने ग्लूकोज का जिक्र कर दिया, ऑक्सीजन का नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट एवरी टाइम अवेलेबल। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, वो सांस नहीं लेते, तो इनकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली उनकी बॉडीज में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, या एक्सरसाइजिंग बॉडी में जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो
तो हम रेस्पिरेशन चलाते हैं, उस वक्त भी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि एटीपी उस सिचुएशन में भी चाहिए, लेकिन उस वक्त हम बगैर ऑक्सीजन के सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो ऑन दिस बेसिस सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ऑक्सीजन, फर्स्ट करो ऑक्सीजन अवेलेबल है, या तो आप रेस्टिंग सिचुएशन में हो या ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उनके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है। कुछ ऐसे हैं जैसे एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, कोई स्केलेटल एक्सरसाइज कर रही है जिम में, तो ऑब्वियसली उस वक्त उतनी अच्छे से एनर्जी मौजूद नहीं होगी, है ना, ऐसा ही है ना, झूठ तो नहीं बोल रही मैं। तो ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वुड बी कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दम 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 दम। और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, हमने फिर भी सेल को रेस्पायर करवाना है, क्या मतलब, अगर अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या उसे एटीपी नहीं चाहिए? नो, एटीपी इज नीडेड इन एवरी सिचुएशन। हमने एटीपी बनाना है, ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे वो सांस ले ना ले, उनके बच्चे हो ना हो, व्हाटएवर, सेलुलर रेस्पिरेशन एवरी केस में होगी। सही हो गई ना बात, गुड हो गया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने बात की, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। तो क्या बच्चों, मतलब तुम लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करके मुझे ये बताओ, मतलब मुझे लेट मी नो दिस थिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन का वो पार्ट जिसमें ऑक्सीजन आ जाएगी, उस वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन के कितने स्टेप्स होंगे? अगर ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है फोर्थ स्टेप पे, ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं, ऐसा ही है ना बच्चों, मतलब अभी पीछे पढ़ के आए हो, भूल तो नहीं गए, ग्लाइकोलिसिस, इंटरमीडिएट रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ऐसा ही है। 4 स्टेप्स होंगी। क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 क्यों स्टेप्स हैं? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन चौथे स्टेप पे यूज होती है, कॉमन सेंस की बात है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स नहीं हो सकते, इसके सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं। वजह क्या, वजह है इसके सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। अब जरा मैं अगर तुम्हें एरोबिक मतलब अगर मैं उस पर वापस जाऊं, यानी कि जो हमारा अभी जो हमने सेल की डायग्राम बनाई थी, चलो दिखाई देती हूँ। वेट या दिस वन। यहाँ पे अगर तुम नोट करो ना बच्चों, तो तुम देख पाओगे कि ये वाली जो रेस्पिरेशन है ना, अब मुझे बताओ, ये वाली जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक है या एनारोबिक? जल्दी जल्दी कमेंट्स में मुझे बताइए, इज दिस टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन? विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, एरोबिक और एनारोबिक? 4 स्टेप्स नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन भी यूटिलाइज हो रहा है, अकल के मतलब अकल वाले बंदों बताओ जरा, ऑब्वियसली ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, है ना। इट मेक सेंस राइट, इट डज टू मी एटलीस्ट, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसका भी जरा एक माइंड मैप बना लेते हैं ना, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन तो नहीं आ रही है, लेकिन आपके पास आपके प्यारे खाने से कौन आ रहा है, प्यारे खाने से आपके पास ग्लूकोज अभी भी आ रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, along with formation of either of the two things, कोई एक चीज बनती है इनमें से, या तो हमारे पास लैक्टेट बन जाता है, क्यों बनता है उसकी मैं बात कर दूंगी आगे जाके, तुम्हें पता चल जाएगा, या लैक्टेट, या और लिख देती हूँ मैं यहीं पे, इससे पहले तुम लोग कोई काम की बात कर दो, गलत बात कर दो मेरे सामने, या लैक्टेट बनता है या इथेनॉल। कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या बनेगा भाई, कैसे बनेगा, वो हम बात करेंगे। लेकिन मेन आइडिया इज कि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की एनाएरोबिक टाइप में हमारे पास क्या होता है,